हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 42। ठीक है मैं भूल गई थी। फिर उसकी नज़र काव्या के पेट पर गई और वो उसके पास जाकर बोली, और मेरा बेबी कैसा है। काव्या अपने पेट पर हाथ फेरते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, ये तो तुम ही पूछ लो। मानवी उसके पेट पर अपना हाथ रखकर अपने प्यारी सी आवाज़ में बोली, बेबी कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हूँ ना। फिर कुछ सोचकर उसके ओठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो खुशी से चहकते हुए जल्दी से बोली, बेबी तुम ना जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर खूब सारी मस्ती करेंगे, ओके ना। उसकी बात सुन सब हंसने लगे और फिर सब अंदर की ओर चले गए। वहीं सत्य का बुरा हाल था। उसको डर था अगर ध्रुव को इस बारे में पता चला तो पता नहीं उसका क्या होगा। उसने आज पहली बार उसके खिलाफ कुछ किया था, वो इन लड़कियों के चक्कर में। वो खुद के मन में बोला, सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। वहीं सत्य को कहीं खोया देख कनिका जल्दी से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, तुम कहाँ खो गए हो, चलो ना मेरी हेल्प करो। सत्य कनिका को देखकर नामे सर हिला देता है और उसके साथ चला जाता है। विक्रम मानवी का हाथ पकड़कर घूम रहा था। वहीं कनिका भी सत्य की बाह थाम कर अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी और ये सब देख रूहानी को खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था। काव्या जो उसके पास ही खड़ी थी, वो रूहानी के चेहरे को देखकर उसके दिल का हाल समझ चुकी थी। वो रूहानी का हाथ अपने हाथ में ले लेती है तो रूहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसको देखने लगती है। वो काव्या को सवालिया नजरों से देख रही थी। काव्या अपनी प्यारी सी स्माइल कर उसकी आंखों में देखकर बोली, भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। वो तुम्हारी एक खरोच भी नहीं सह सकते और ऐसे में तुम्हें 2 साल तक तड़पते हुए उन्होंने देखा है। बस इसलिए वो तुम्हें अपनी बाहों में छुपा कर रखना चाहते हैं और बस इसलिए तुम्हें घर से बाहर नहीं आने देते। वो नहीं चाहते कि तुम्हें फिर से ज़रा से भी तकलीफ़ हो। प्लीज़ तुम भाई को समझने की कोशिश करो। उन्हें खुद तुम्हें इस तरह घर में रख कर अच्छा नहीं लगता। रूहानी उसकी बातों को अच्छे से समझ रही थी। वो काव्या का हाथ पकड़कर बोली, मुझे पता है, मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार देखा है और मुझे ये भी पता है कि वो मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बेस्ट हस्बैंड हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो वो मुझे मिले। मैं उन्हें पाकर बहुत खुश हूँ। रूहानी को भी पता था कि ये सब ध्रुव सिर्फ उसकी वजह से ही कर रहा है। ध्रुव की बातें, उसका रूहानी को किसी बच्चे की तरह केयर, उसका प्यार, उसकी नाराज़गी में भी रूहानी का ख्याल रखना, उसकी जिद पूरी करना, उसका नखरा झेलना, ये सभी बातें याद आते ही रूहानी मुस्कुरा दी। उसकी इस मुस्कुराहट देख काव्या ने चैन की सांस ली और फिर दोनों ही अपने लिए शॉपिंग करने लगी। जब सबकी शॉपिंग हो गई तो सबने लंच का प्लान बनाया क्योंकि अब 1 बज चुके थे और सबको भूख भी लगी थी। वालिया मेंशन। आज आहान ऑफिस नहीं गया था क्योंकि समीरा को फीवर था। समीरा ने बोली भी कि वो ठीक है, लेकिन आहान माने तब ना। वो सुबह से आहान बेड से उठने ही नहीं दे रहा था। नागा अर्जुन जी ऑफिस गए हुए थे। वहीं सूर्य आज आहान से कब से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान ने उससे बात करने से मना ही नहीं किया, बल्कि उसे आज उसको घर से ही निकाल दिया क्योंकि सूर्य ही ने कल आहान से छुपकर रात को टेरेस पर समीरा को आइसक्रीम खिलाया था। समीरा का आइसक्रीम खाने का मन था, लेकिन आहान ने उसे मना कर दिया था क्योंकि मौसम ठीक नहीं थी। उसके मना करने की वजह से समीरा का मुंह बन गया था और ये सूर्य से देखा नहीं गया, इसलिए उसने उसको जी भर कर आइसक्रीम खिलाया था, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी। रात को आइसक्रीम खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सूर्य किसी तरह छुपते हुए आहान के कमरे में आ गया। उस वक्त आहान कमरे में नहीं था,
जिसे देख उसने चैन की सांस ली। तभी उसकी नज़र समीरा पर गई, जो बेड पर लेटी हुई थी। उसको अभी भी फीवर था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद थी। वो उसके पास जाकर बैठ गया। समीरा को लगा कि आहान होगा। वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने उसको देख हैरान थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसने धीरे से टेंशन भरी आवाज़ में बोला, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? समीरा उसको इतना परेशान देखकर हल्का मुस्कुराकर बोली, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुन उसने एक राहत की सांस ली और फिर मुंह बनाकर बोला, यार तुम्हारा पति तो हिटलर निकला, मुझे जैसे शरीफ इंसान को घर से ही निकाल दिया। भला ये कैसी बात हुई? सूर्य का मुंह बना हुआ था। वो बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं उसको इस तरह से देख समीरा को हंसी आ रही थी। वो हंसने लगी और हंसते हुए बोली, भाई आप और शरीफ, अच्छा मजाक था। उसको हंसता देख सूर्य के ओठों पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे जल्दी से छुपा लिया और अपनी झूठी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा वो हिटलर पति मुझे सुबह से कितना सुना चुका है। उसका बस चलता तो वो मुझे मार ही डालता। और तुम्हें हंसी आ रही है? एक तो मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए उस खड़ूस से पंगा लेकर आइसक्रीम खिलाया और अब तुम्हें मुझ पर ही हंसी आ रही है। समीरा को अब और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे से बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, भाई आप कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। उसका मुंह ही बन गया और वो मुंह बनाकर बोला, यार सही कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वो बोल ही रहा था कि एक तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझे तुम कुछ दिनों तक दिखाई मत देना। सूर्य का मुंह ही बन गया और वो समीरा के कान के पास जाकर धीरे से बोला, लो आ गया तुम्हारा हिटलर पति, अभी मुझे फिर से घर से निकाल देगा। उसकी बात सुन समीरा सूर्य को देखने लगी तो आहान तेज कदमों से बेड के पास आकर उसको घूरते हुए बोला, अभी इस वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद अपने कमरे से निकाल दूंगा। वो बेचारा ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा यार। इतना कहकर वो फटाक से उठकर हवा की रफ्तार से निकल गया और उसकी ये रफ्तार देख समीरा बस देखते ही रह गई। वो एकटक अपने कमरे के दरवाजे को ही देखती रह गई, जिसे अभी अभी सूर्य हवा की रफ्तार से निकला था। वहीं आहान अब समीरा को घूरने लगा और जब समीरा को इस बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से अपनी नज़रें दरवाजे से हटाकर आहान को देखने लगी। आहान उसके पास बैठ गया और उसके बेड पर अच्छे से लेटाते हुए बोला, मैंने कहा था ना बेवजह बेड से उठना मत, तो क्यों उठी? आहान समीरा को लेकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। समीरा आहान की आंखों में अपने लिए फ़िक्र साफ देख सकती थी। वो आहान को पाकर बहुत खुश थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि समीरा उठकर उसके सीने से लग गई और ऐसा होते ही आहान की आंखें बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ सबने लंच के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए। जब सबने पेट भरकर खाना खा लिया तो सबने मूवी जाने का प्लान बनाया। सब बैठे बातें कर रहे थे और रूहानी को वॉशरूम आ जाता है, इसलिए वो सबकी तरफ देखकर बोली, मैं अभी आती हूँ। वो उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। रूहानी के उठते ही सत्य कनिका को आंखों से रूहानी के पीछे जाने का इशारा करता है, जिसे समझकर वो जल्दी से रूहानी के पीछे चली जाती है। वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। रूहानी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसे कनिका नज़र आई। वो उसको वहाँ देखकर बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मजाक करते हुए जल्दी से बोली, अरे यार तू इतने दिनों बाद बाहर आई है, मुझे लगा तू कहीं खो ना जाए, बस इसलिए तुझे देखने आ गई। कनिका की बात सुन रूहानी उसे घूरकर देखने लगी तो वो भी रूहानी को ही देखने लगी। फिर दोनों ही एक साथ हंस पड़ी। फिर दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गई। कनिका आगे थी और रूहानी अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए चल रही थी। वो फ़ोन में खोई हुई ही चल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो किसी के मजबूत सीने से टकराई थी, जिस वजह से उसके सर पर लग गई थी और वो अपना सर सहलाते हुए बोली, कौन है देखकर नहीं चल सकते क्या? आ लग गई मुझे। रूहानी अपने सामने बिना देखे अपना सर सहलाने लगी
और वहीं उसके सामने खड़ा इंसान एकटक बिना किसी भाव के उसे ही घूरे जा रहा था। उसकी आंखें लाल थी, वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। जब रूहानी ने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखी तो वो वहीं पर जम सी गई। उसकी आँख हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक सी गई। वहीं जब कनिका को रूहानी खुद के पीछे महसूस नहीं होती तब वो मुड़कर देखती है और जैसे ही उसकी नज़र उस इंसान पर जाती है उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे की सारी चमक कहीं खो सी गई और चेहरे पर परेशानी ने जगह बना ली और उसे पसीने आने लगे। वो इंसान लगातार रूहानी को बस घूरे जा रहा था, जिससे रूहानी की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो बड़ी हिम्मत कर धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रूहानी का सवाल सुनते ही उसके सामने खड़ा ध्रुव अपनी आंखें छोटी कर उसको और घूर कर देखने लगा। ये सवाल तो उसे पूछना चाहिए था, लेकिन रूहानी हड़बड़ी में कुछ भी बोले जा रही थी। उसको डर था कहीं ध्रुव उस पर गुस्सा न हो जाए। ध्रुव अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें नहीं लगा ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूहानी उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर डर गई। अब तक उसे बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो रूहानी की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज़ में बोला, मैंने कुछ पूछा, बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूहानी उसकी आवाज़ सुन और खुद के इतने करीब देर काफ़ी डर गई और हकलाते हुए बोली, वो मैं वो। रूहानी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और वहीं हाल कनिका भी था। रूहानी और कनिका को आने में जब काफ़ी टाइम हो गया तो सबको टेंशन होने लगी। अब सत्य को तो पसीने आने लगे और सब उन्हें देखने लगे। लेकिन जब सबने रूहानी को ध्रुव के सामने देखा तो उनकी सांसें उनके गले में ही अटक सी गई। उनके कदम वहीं पर जम गए। ध्रुव ने एक नज़र सब पर डाली तो सब डर गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रूहानी को देखने लगा। रूहानी सर झुकाकर खड़ी थी। ध्रुव उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, अच्छा प्लान था, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि ध्रुव ओबराय की आंखों से बचना इतना आसान नहीं है? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा और तुम सब मेरे पीठ पीछे जो चाहे वो करोगे? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम सब ने बहुत गलत सोचा। अब तो किसी ने चूतक करने की गलती से भी गलती नहीं की, लेकिन अब सबको रूहानी के लिए डर लग रहा था। इसलिए विक्रम जल्दी से बोला, भाई ये सब मेरा आइडिया था, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ अब भाभी को कुछ मत कहना, मैंने ही भाभी को यहाँ आने के लिए फ़ोर्स किया था। रूहानी एकटक उसको देखने लगी। सब उससे कितना प्यार करते हैं, ये देख उसकी आंखें नम हो गई थी। ध्रुव ने एक नज़र विक्रम पर डाली और एक कड़क आवाज़ में बोला, मैंने इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम सब भी जल्दी से घर आ जाना बस। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सबने बिना सोचे समझे जल्दी से हाँ में सर हिला दिया तो ध्रुव रूहानी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी छुपकर ये सब देख रहा था और जब ध्रुव रूहानी को अपने साथ लेकर चला गया तो वो किसी को कॉल कर बोला, बॉस सब सही चल रहा था, हम उस तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं कहां से ध्रुव आ गया और हमारी आंखों के सामने से उसे लेकर चला गया। उसकी बात सुन सामने वाला आदमी गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता, सुबह भी हमारे सारे आदमी पकड़े गए और अब भी वो ध्रुव तुम्हारी आंखों के सामने से उसे लेकर गया और तुम देखते रह गए। वो आदमी गुस्से से लाल होकर बोले जा रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो इस आदमी से कितना गुस्सा है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो आदमी फिर से बोला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए। तुम्हें जो करने हैं करो, पर मुझे वो लड़की ला कर दो, मतलब दो। इतना बोलकर वो सामने वाले की बिना सुने कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ एक कार में गहरी शांति छाई हुई थी और उसी कार में ध्रुव बिना किसी भाव के बैठा था। तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चला रहा था और उसके पास रूहानी अपनी नज़र झुकाए हुए बैठी थी। उसे डर था कहीं वो उससे गुस्सा न हो जाए, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि तभी उनकी कार रुक गई। ध्रुव बाहर निकलकर रूहानी के साइड का डोर ओपन करता है।
रूहानी बस सवालिया नजरों से एकटक उसको देखने लगती है। तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मुझे घूरना बंद करो और बाहर आओ। रूहानी ध्रुव की बात सुन जल्दी से ध्रुव के हाथ में अपना हाथ देकर बाहर आती है और उसकी नज़र जैसे ही अपने सामने की ओर जाती है तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है और उसके ओठों पर प्यारी सी स्माइल छा जाती है। वो बिना एक पल गंवाए उसके सीने से लग जाती है और खुशी से चहकते हुए कहती है, आपको सब पता कैसे चलता है? आपको पता है आप ना सच में बेस्ट हस्बैंड हो। आई लव यू सो मच। रूहानी ध्रुव के बालों को सहलाते हुए बोला, अब चले। रूहानी हाँ में सर हिलाकर सामने देखने लगती है। वो इस वक्त एक बड़े से मूवी थिएटर के सामने खड़े थे जिसे रूहानी के चेहरे पर एक चमक थी। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है क्योंकि पूरा थिएटर खाली पड़ा था और चारों तरफ ध्रुव के बॉडीगार्ड खड़े थे। बॉडीगार्ड के अलावा वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। रूहानी ये सब देखकर कन्फ्यूजन से उसको देखने लगी और बोली, ये इतना खाली क्यों है? क्या यहाँ कोई नहीं आता? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत फेमस मूवी थिएटर है, यहाँ तो रोज़ भीड़ लगी होती है, फिर ये आज क्या हुआ है? ध्रुव रूहानी के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर उसका हाथ पकड़कर एक सीट पर बैठ जाता है और रूहानी का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये खाली है क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी हो। रूहानी एकटक उसकी आंखों में देखते हुए नाराज होकर अपनी आंखों से बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो फिर ये क्या है? हाँ, अगर आपको मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपके इन बॉडीगार्ड के बीच घुटन सी होती है। आप प्लीज़ इन्हें यहाँ से जाने को कहिए ना। ध्रुव हल्का मुस्कुराकर अपने जेब से अपना फ़ोन निकालता है और किसी को मैसेज टाइप करता है। वो मैसेज टाइप होकर जैसे ही सेंड होता है वैसे ही सारे गार्ड ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वहाँ कभी थे ही नहीं। उनके जाते ही रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर बोली, अब हुई ना हम अकेले। वो खुश होकर ध्रुव को देखने लगी तो वो उसकी कमर पकड़कर खुद की गोद में बैठा लेता है। रूहानी ध्रुव को हैरानी से देखने लगी और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्रुव ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसकी पकड़ और टाइट हो गई। रूहानी लाचारी से उसको देखने लगी और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। हम घर पर नहीं हैं, प्लीज़ छोड़िए ना। ध्रुव अपने दोनों हाथ अच्छे से रूहानी की कमर पर लपेटकर बोला, यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, तो तुम चिंता मत करो और एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप बैठी रहो। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, समझी? रूहानी बेचारा सा मुँह बनाकर उसको देखने लगी तो ध्रुव उसका फेस सामने कर बोला, मूवी देखो, मुझे नहीं। ध्रुव के कहते ही मूवी स्टार्ट हो गई और रूहानी बड़े मज़े से मूवी देखने लगी। वो जहाँ बैठी थी ठीक उसके सामने काफ़ी सारे अलग अलग स्नैक्स के पैकेट पड़े थे जिसे देख रूहानी के ओठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो एकटक ध्रुव को देखने लगी। वो समझ गया उसकी वाइफ क्या पूछना चाहती है। वो मुस्कुराया और रूहानी के दोनों गालों को बारी बारी से अपने ओठ से छूने के बाद बोला, पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब तुम्हारा ही है। रूहानी जल्दी से ध्रुव के ओठों पर किस कर बोली, आपको पता है आप ना बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हैं आप, मेरे प्यारे स्वीट हस्बैंड हो। ध्रुव बस मुस्कुरा दिया तो रूहानी जल्दी से एक स्नैक्स के पैकेट उठाकर खाने लगी और फुल मूवी एंजॉय करने लगी। ध्रुव के दिल में एक सुकून सा उतर आया। रूहानी मूवी देखने में बिजी थी और ध्रुव उसे देखने में। ये सिर्फ ध्रुव ही जानता था उसके दिल में रूहानी को खुश देखकर कितनी खुशी हो रही थी। उसके बेचैन दिल को अब जाके राहत मिली थी। वालिया मेंशन। समीरा बेड पर लेटी हुई थी। वो अब बोर हो चुकी थी। वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन आहान उसे उठने दे तब न वो कहीं जाए। वो उठकर बेड पर बैठ गई। समीरा को उठा देखकर आहान जल्दी से उसके माथे पर अपना हाथ रखकर चेक करने लगा और परेशान होकर बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? सर में दर्द तो नहीं है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही?
बोलो, मुझे जवाब चाहिए। वो एक ही सांस में सब बोल गया। उसको सच में उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। आहान को इतना परेशान देख समीरा उसको शांत कराकर बोली, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मैं लेटे लेटे बोर हो चुकी हूँ। आहान ने अब जाकर चैन की सांस ली। समीरा उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोली, क्या मैं बाहर गार्डन में जा सकती हूँ? मेरा बहुत मन है, प्लीज़। उसकी बात सुनते ही आहान की आंखें छोटी हो गई और वो समीरा को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला, शाम के 7 बज रहे हैं और तुम्हें गार्डन घूमना है? चुपचाप लेटी रहो वरना डांट पड़ेगी, समझी तुम? समीरा का मुंह ही बन गया। वो बिना मन के लेट गई और अपनी बोरियत भगाने का कुछ अच्छा सा तरीका खोजने लगी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके ओठों पर प्यारी सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली। वो जल्दी से टेबल से अपना फ़ोन लेकर उसे ऑन करने ही वाली थी कि आहान ने उसके हाथ से वो छीन लिया। समीरा सवालिया नज़रों से ही उसे देखने लगी। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही आहान फ़ोन को अपने पैंट की जेब में रख लेता है और उसको वार्निंग लुक देकर बोला, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? मैंने कहा ना तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो लेटी रहो और यही तुम्हारी सज़ा है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। और मैं उसकी और बात गले में ही अटक गई क्योंकि समीरा ने अपने ओठ आहान के ओठ पर रखकर उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही बंद कर दी थी। वो आहान को किस करने लगी थी। उसका एक हाथ आहान के गर्दन में तो दूसरा उसके गले में था। वो अपनी आंखें बंद कर बस उसको किस किए जा रही थी। समीरा की किस से आहान एकदम किसी बर्फ़ की तरह जम सा गया था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। ओबरॉय मैंसन। ध्रुव जैसे ही रूहानी को अपने साथ लेकर गया, सबका मुंह उतर गया और सब घर वापस आ गए थे। सबको अब डर लग रहा था कि कहीं ध्रुव रूहानी पर गुस्सा न हो जाए। ध्रुव जिस तरह से रूहानी को लेकर गया था, उसे देखकर सब और घबरा गए थे और अभी इस वक्त सब एक साथ बैठकर रूहानी के बारे में सोच रहे थे। सबके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। सबको टेंशन फ्री करने के लिए विक्रम सबके बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, भाभी में आखिर भाई की जान जो बसती है, उनमें भाई चाहकर भी भाभी को हर्ट नहीं कर सकते। हम बेकार में ही इतना टेंशन ले रहे हैं। कनिका भी विक्रम का साथ देते हुए बोली, हाँ विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। जीजू रूहानी पर गुस्सा नहीं करेंगे, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हम सब जानते हैं जीजू रूहानी से कितना प्यार करते हैं। देखना, मैं तो कह रही हूँ दोनों साथ में बहुत मस्ती कर रहे होंगे और हम बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। हमें अब इस बात को छोड़कर थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि इतना शॉपिंग करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। मानवी उठकर कनिका का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ जाते हुए बोली, चल ना यार, अपने कमरे में चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मानवी कनिका को लेकर उसके कमरे में चली गई। फिर सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। अब सबके दिल में एक शांति थी। इधर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बस हल्की हल्की रोशनी मूवी पर थी। ये मूवी का लास्ट सीन था जो काफ़ी इमोशनल था। रूहानी पूरी तरह मूवी में खोई हुई थी। जब मूवी ख़त्म हुई तो ध्रुव टिश्यू से रूहानी का फेस साफ कर बोला, तो अब कहाँ चलना है? रूहानी की आंखें चमक उठी। वो हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर उसको देखने लगी। सुबह ध्रुव उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था और अब देखो ऑफ़र पर ऑफ़र दे रहा है। वो रूहानी को इस तरह देखकर मुस्कुरा दिया और फिर रूहानी की नाक को अपनी नाक से रफ करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा ही पति हूँ, जितना चाहे उतना देख लेना। पर अभी ये बताओ अब कहाँ जाना पसंद करोगी तुम? रूहानी कुछ सोचने लगी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई और वो अपनी बाहें ध्रुव के गले में डालकर बोली, मुझे ना बीच पर जाना है। वहाँ की ठंडी हवाएं में चैन की सांस लेना है और फिर समुद्र की उठती लहरों के बीच में खूब सारी मस्ती करनी है। पता है वहाँ की बात ही कुछ और होती है। मुझे नहीं वहाँ की रेत में बैठकर का आपकी बाहों में समाकर जी भर के बहुत सारी बातें करनी है। वो बड़े ध्यान से रूहानी की बातें सुन रहा था क्योंकि पूरा तो उसे ही करना था। जब रूहानी की बात ख़त्म हुई तो ध्रुव उसको अपनी बाहों में भरकर बाहर लेकर आया।
रूहानी उसे छोड़ने का बोलती रही, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो रूहानी को लेकर कार में बैठ गया और उनकी कार बीच की ओर निकल पड़ी। वहीं कोई था जो छुपकर एकटक उन पर नज़र रखे हुए था। ध्रुव की कार जैसे ही वहाँ से निकली, वो आदमी किसी को कॉल कर बोला, ध्रुव यहाँ से निकल चुका है, तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं। सामने से कोई कुछ बोलता, जिसे सुन वो आदमी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोला, गुड, बस किसी भी तरह से हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए, वरना बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुन सामने से कोई आदमी बोला, टेंशन मत लो, सब हो चुका है, अब तो बस ध्रुव का इंतज़ार है। उसकी बात सुन वो आदमी और खुश हो गया और कुछ समझाकर जल्दी से कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में उनकी कार बीच के पास रुकी। कार के रुकते ही रूहानी की नज़र बाहर की ओर गई। शाम हो चुकी थी और वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। रूहानी एक नज़र ध्रुव को देखकर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, कितना खूबसूरत है ना। वो सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। रूहानी जल्दी से ध्रुव का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए बोली, अरे हम यहाँ कार में बैठने नहीं आए हैं, बाहर तो चलिए। वो कुछ नहीं कहता और दोनों बाहर निकल जाते हैं। रूहानी अपने में ही मस्त थी। वो बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगता है। रूहानी जल्दी जल्दी चल रही थी। ध्रुव रूहानी को कैंडी के लिए इतना खुश देखकर बस उसे देखता ही रह गया। उन्होंने मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे कि ध्रुव के कदम रुक गए। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से सर्द हो गई। वो जैसे ही कुछ कहने वाला था कि रूहानी जल्दी से बोली, आप रुक क्यों गए, चलिए ना। रूहानी बोल ही रही थी कि तभी फायरिंग होने लगा। ध्रुव ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया जो उनके साथ आए थे। उन्होंने तुरंत ही ध्रुव और रूहानी को कवर कर लिया। वो रूहानी को कस के अपने सीने से लगाकर कार की तरफ बढ़ रहा था। रूहानी ने अपने दोनों हाथ कान पर रखे थे क्योंकि बहुत ज़ोरों से फायरिंग हो रही थी। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जो आदमी फायरिंग कर रहे थे उनकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था ध्रुव इतनी तैयारी के साथ आया है। आज ध्रुव के सारे गार्ड ने यूनिफॉर्म नहीं पहने थे, बल्कि वो सब एक नॉर्मल इंसान की तरह आए थे। जिससे उन्हें लगा कि ध्रुव अकेला है और यही उनकी गलती थी। ध्रुव रूहानी को लेकर कार तक पहुंच ही गया था कि एक गोली उनको कवर किए गार्ड को आकर लगी और वो वहीं लुढ़क गया क्योंकि गोली उसके सर पर लगी थी। वो आदमी खून से सन चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी पर सांसें थम चुकी थी। ये देखते ही रूहानी की चीख निकल गई। अब तक ध्रुव ने रूहानी को कार में बैठा दिया था और जैसे ही बाहर निकलने को हुआ कि रूहानी के कस के उसे जकड़ लिया और रोते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ कहीं मत जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भी रूहानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी उसको अपने सीने से लगा कर बैठ गया और उनकी कार वहाँ से निकल गई। बीच का हालत बहुत बुरा हो चुका था और ध्रुव के बॉडीगार्ड ने सबको ढेर कर दिया था। वहाँ जितने भी लोग एंजॉय करने आए थे सबका डर से बुरा हाल हो चुका था। वो एक साइड डरे सहमे से खड़े थे। ध्रुव के बॉडीगार्ड ने उन्हें भी कुछ नहीं होने दिया था, लेकिन सबको बचाते बचाते उन्हें काफ़ी चोट आई थी। ओबरॉय मैंसन सब बहुत परेशान थे क्योंकि आज अरमान का एक्सीडेंट हो गया था और उसे काफ़ी चोट भी आई थी, लेकिन वो है कि हॉस्पिटल में ना रहकर घर आ चुके थे। सबने उन्हें समझाने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि सब उनके जिद के आगे हार गए। उनके हाथ पैर पर काफ़ी चोट आई थी और पट्टी बंधी हुई थी और वो बेड पर लेटे हुए थे। दादी उनके सर को धीरे धीरे से हिला रही थी। सबको परेशान देख अरमान जी मुस्कुरा दिए। उन्हें ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ये प्यार अपने लिए बरसों बाद देखा था। वो मुस्कुराते हुए सबसे बोले, अरे मैं जिंदा हूँ, पर तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शौक पर आए हो। अरमान जी की बात सुन सब उन्हें बुरी तरह से घूर कर देखने लगे। सबके चेहरे पर नाराज़गी थी। वहीं वेद तो गुस्से से उबल रहा था क्योंकि अब तो अरमान जी ही उसके सब थे और उसे पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। दादी अरमान जी से नाराज़ होकर हल्का सा चपाट लगाते हुए बोली,
अगर तुमने दोबारा से ऐसी बात की ना तो बची कुची हड्डी है ना उसे मैं खुद तोड़ दूंगी। अरमान जी ने दर्द में भी मुस्कुरा दिए। अरमान ने एक नज़र अपने पूरे कमरे में डाली जहाँ सब परेशानी से खड़े थे। उनकी नज़रें किसी को खोज रही थी, पर ना तो उन्हें ध्रुव दिखा और ना ही रूहानी, जिस वजह से उनके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था। उनका दिल कह रहा था कि कम से कम एक नज़र तो उनका बेटा उन्हें देख ले, भले ही बात ना करे, लेकिन वो एक बार उनके कमरे में आ तो जाए। वो अंगद को देखकर धीमी आवाज़ में बोले, ध्रुव कहाँ है? ये सवाल सुनते ही सबका चेहरा उतर गया। एक बाप अपने बेटे से इतना तो उम्मीद कर ही सकता था कि वो एक नज़र आकर उसे देख ले, लेकिन ध्रुव कॉल उठाए तब ना। सबने उसको कई कॉल किए पर फ़ोन बंद आ रहा था, क्योंकि बीच में जब फायरिंग हो रही थी तब ध्रुव का फ़ोन उसके हाथों से छूटकर गिर गया था और फिर इतनी मारामारी में टूट चुका था। पूरा घर अरमान जी के कमरे में थे, लेकिन उनकी बहू और बेटे ही गायब थे। उन्हें कैसे लग रहा होगा ये सब समझ सकते थे। सबको बहुत बुरा लग रहा था। इस वक्त माहौल को गंभीर होता देख दादी सबको देखकर एक गहरी सांस लेकर बोली, बस बहुत हुई बातें, इसे अभी आराम की ज़रूरत है, हमें बाहर चलना चाहिए। सब दादी की बातों से सहमत थे और सब बेमन से बाहर आ गए। दूसरी तरफ पूरे रास्ते पर रूहानी उससे चिपकी रही। एक पल के लिए भी उसने ध्रुव को नहीं छोड़ी। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था। वो कितने दिनों बाद ही बाहर निकली थी और उसमें भी ये सब देखकर उसको बहुत रोना आ रहा था। ध्रुव उसके पीठ सहलाते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो? देखो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। रूहानी हल्का सिसकते हुए बोली, पता नहीं कितनी चोट आई होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। कोई इंसान किसी इंसान को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? रूहानी के सामने अब भी उस आदमी की खून से सनी हुई बॉडी ही घूम रही थी, जो उसको बचाने के लिए मारा गया था। सबके जाने के बाद अरमान जी अपने बेड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाते हैं और उसमें एक फ़ोटो को प्यार से एकटक निहार कर देखने लगे। वो एक फैमिली फ़ोटो थी। जब ध्रुव का बर्थडे था तो उस दिन सब बहुत खुश थे और सबने साथ में बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई थी। अरमान जी उसे देखकर इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सब उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से बिखर गए थे। अरमान जी एक फ़ोटो को प्यार से टच कर बोले, सब मेरी गलती है। अगर मैंने आंखें बंद कर सौम्या की बात नहीं सुनी होती तो आज भी हम सब साथ होते। ये कहते कहते उनका गला रुंध गया था। वो एक फ़ोटो को देखकर अपने सीने से लगा लेते हैं, क्योंकि उस फ़ोटो में छोटा सा ध्रुव अरमान जी के गोद में बैठा हुआ था और सालोनी उनके कंधे पर अपना सर टिकाकर बैठी थी। वो एक स्मॉल स्वीट फैमिली फ़ोटो थी, जिसमें सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।